आज हम उन ह्यूमन डोमिनेंट या रिसेसिव डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिन पे मेंडल की जेनेटिक्स किसी हद तक अप्लाई होती है। ह्यूमंस जो हैं उन पे जेनेटिक रिसर्च कई रीजंस की वजह से मुश्किल है। एक तो इंसान जो है उसमें लार्ज जनरेशन टाइम होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के दरमियान तकरीबन 20 साल का टाइम होता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि इसमें पैदा होते हैं वो कम होते हैं एक पेयर से, और इसके अलावा जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं इंसानों में वो एथिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका हल जो है कैसे निकाला जाता है, या फिर जेनेटिक रिसर्च अगर इंसान पे करनी हो तो के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि इसमें हम जो है किसी ख़ास बीमारी के बारे में जो उस ख़ानदान की हिस्ट्री होती है उसकी बुनियाद पे हम कोई फैमिली ट्री बनाते हैं, और उस ट्री की मदद से हम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों जो हैं उनकी अगली नस्ल में मौजूद होने या ना होने के बारे में क्या सराई करते हैं, उनका जो इम्कान होता है उसको हम फाइंड करते हैं। इसमें अगर हम पैटर्न्स देखें तो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस रिसेसिव होते होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज़ हैं उनमें हमारे पास हेट्रोजाइगस कैरियर्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स के, या जिनमें बीमारी हो उसकी बजाय हमारे पास कैरियर्स ज़्यादा होते हैं जो कि हमें नज़र तो फिनोटिपिकली नॉर्मल आते हैं लेकिन बीमारी का जीन जो है वो अपने अंदर कैरी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो जो हमारे पास लीथल डोमिनेंट है उसकी निस्बत हमें जो है होमोजाइगस रिसेसिव अलील जो हैं या होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट्स के साथ लोग जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव बीमारी किसी इंडिविजुअल में होनी है तो उसे जो है दो अलील चाहिए होते हैं, एक पेरेंट से और एक जो है एक फादर से और एक मदर से। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में या कोई बीमारी जो है वो डोमिनेंट अलील से होती है और वो अलील लीथल भी है, यानी उसकी वजह से इंडिविजुअल का सर्वाइवल नहीं होता, तो उसमें अगर सिर्फ एक कापी भी इंडिविजुअल के पास आ जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी और नतीजतन वो जो है अपने आप स्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इस वजह से हमारे पास जो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट्स हैं और अगर वो लीथल भी हों और उसके मुकाबले में हमारे पास होमोजाइगस उसके मुकाबले में हमारे पास जो है डोमिनेंट अलील या डोमिनेंट लीथल अलील से होने वाली बीमारियाँ, तो हमारे पास जो होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप है वो ज़्यादा होगी। कुछ रिसेसिव डिसीज़ को देखते हैं। इसमें हमारे पास है सिकल सेल डिसीज़ है हमारे पास, जिसमें जो है हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें पोजीशन नंबर 6 पे एक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी जगह वेलिन लगा होता है। ग्लूटामिक एसिड जो है ये एक जो है एसिडिक ख़ास रखने वाला अमीनो एसिड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जब उसकी जगह वेलिन आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं जो कि नॉन पोलर है। तो इस वजह से जो है हमारे पास जो एंड में हीमोग्लोबिन बनेगी और फिर जो रेड ब्लड सेल बनेगा वो डिफेक्टिव होता है। इस केस में होमोजाइगस रिसेसिव जो इंडिविजुअल्स होंगे यानी जिनके पास दोनों डिफेक्टिव जीन्स आएंगे उनमें ये बीमारी होती है। हेट्रोजाइगस जो हैं इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें इसके जो है कुछ असरात नज़र आते हैं लेकिन अपनी फुल फॉर्म में ये मौजूद नहीं होती, इसलिए इस बीमारी को हम जो है सिकल सेल डिसीज़ की बजाय सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। अगर हम जो है ऑर्गेनिज्मल लेवल पे देखें यानी जानदार की सतह पे, तो हमारे पास जो नॉर्मल अलील है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है रिसेसिव अलील पे या डिफेक्टिव अलील पे। और अगर हम मालिक्यूलर लेवल पे देखें तो ये जो दोनों अलील हैं जो नॉर्मल अलील है और जो डिफेक्टिव अलील है वो को डोमिनेंट होते हैं, यानी ये दोनों अपने अपने असर को जाहिर करते हैं। तो ये है हमारे पास सिकल सेल डिसीज़। उसके बाद जो है इसमें होता क्या है कि दो केसेस होते हैं, या तो कैरियर होता है इंडिविजुअल जिस केस में वो हेट्रोजाइगस होगा, या फिर जो है वो हमारे पास होमोजाइगस होगा तो उसमें फिर वो बीमारी जो है मौजूद होगी। पहला जो सिचुएशन है पहली, उसमें हमारे पास ये दोनों ऐसे अलील हैं जो कि सिकल सेल हैं यानी डिफेक्टिव हैं। इनसे जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी हीमोग्लोबिन बनेगी वो भी सिकल सेल होगी, और जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपस में जुड़ के जो है एक फ़ाइबर बना देंगे हीमोग्लोबिन का, और इस फाइबर की वजह से हमारे पास जो बनने वाला रेड ब्लड सेल है वो सिकल यानी द्रांति की तरह हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सिकल सेल डिसीज़।
ये किस केस में होगा? जबकि हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगोट है, यानी उसके पास जो दोनों अलील हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो इसमें कुछ हमें जो है इसकी ट्रेट्स भी नज़र आएंगी इंडिविजुअल की, कि वो जो है वीकनेस होगी, उसमें अनीमिया होगा, पेन होगा, फीवर होगा, ऑर्गन जो है डैमेज भी उसमें हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, और जो कि ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें एक अलील जो है वो तो नॉर्मल होता है जबकि एक अलील जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो इसमें भी हमारे पास जो है दो तरह की प्रोटीन बनेगी। इसमें हमारे पास जो है कुछ प्रोटीन तो नॉर्मल होगी हीमोग्लोबिन, कुछ जो है हमारे पास वो सिकल सेल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगी। तो जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो इसमें भी ऑक्सीजन की जब कमी होगी, बहुत कम ऑक्सीजन होगी, तो इसमें भी हमारे पास एक फाइबर तो बनेगा इसका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह से नॉर्मल भी मौजूद रहेंगे। तो इसके नतीजे में जब ये पैक होंगे हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में, तो दो तरह के सेल बनेंगे। एक ये जो हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल होगा, और एक हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है वो किस तरह का होगा? सिकल सेल्ड होगा। तो इस तरह से वो इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स भी आ जाएंगे। तो इसे हम जो है इस ट्रेट को हम जो है सिकल सेल ट्रेट कहते हैं, सिकल सेल डिसीज़ इसे हम नहीं कहते। और ये हेट्रोजाइगस कैरियर्स हैं जो कि ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो जब जहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है, या बुलंदी ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ पे फ़िज़िकल स्ट्रेस होती है, फ़िज़िकल काम ज़्यादा कोई इंडिविजुअल करता है, तो उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन इन सूरत हाल में कम होती है, तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है फाइबर्स बना देती है, और इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं सिकल शेप में। और सिकल सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाते हैं, क्लम्प बनाते हैं, और ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पेन होता है, वीकनेस होती है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। तकरीबन 10 में से एक जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनमें सिकल सेल ट्रेट पाई जाती है, यानी वो कैरियर्स हैं इसके, या हेट्रोजाइगस हैं, एक उनमें नॉर्मल अलील होगा, एक उनमें डिफेक्टिव अलील होगा। अब ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में जो एक लीथल अलील है वो क्यों पाया जाता है इस पॉपुलेशन के अंदर, या एवोल्यूशन से वो ख़त्म नहीं हुआ? तो उसकी वजह यह है कि जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं उन्हें एडवांटेज रहता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन इंडिविजुअल्स में ये डिफेक्टिव जीन होता है या सिकल्ड सेल वाला जीन होता है, वो मलेरिया से उन्हें बचाव में मदद देता है, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसका कुछ हिस्सा या उसका लाइफ साइकिल जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी चलता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास और रिसेसिव डिसीज़ है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी डेंजरस है, और 2500 में से एक इंडिविजुअल को जो है ये बीमारी होती है। और ये कैसे इंडिविजुअल होते हैं? जो यूरोपियन डिसेंट हैं, यानी जिनकी एंसेस्ट्री जो है वो यूरोप से जुड़ी हुई है। इसमें यूरोप में जो है 25 में से एक इंडिविजुअल जो है वो इसका कैरियर है, यानी उसमें जो है एक नॉर्मल अलील होगा और एक जो है उसमें रिसेसिव अलील होगा। इसके अलावा जो है नॉर्मल अलील जो होता है इस जीन का, वो कोड करता है एक प्रोटीन के लिए जो कि क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है, सेल्स से निकालती है उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। लेकिन अगर ये जीन जो है डिफेक्टिव हो जाए, या ये जीन जो है रिसेसिव हो, तो जो क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगे, और इसके नतीजे में जो है क्लोराइड आयन जो है वो सेल से नहीं निकलेगा, और इंट्रासेलुलर लेवल जो है क्लोराइड आयंस का वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब किसी सेल के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी उसमें एंटर होना शुरू हो जाता है ओस्मोसिस के ज़रिए, और इसके नतीजे में जो म्यूकस होता है सेल्स के बाहर, या म्यूकस की कोटिंग होती है, वो जो है थिक होना शुरू हो जाती है, और जो है स्टिकी यानी उसकी जो चिपकने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा म्यूकस फिर जाके जो है जमा हो जाता है पेंक्रियास के अंदर, लंग्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और वहाँ पे जो मूवमेंट है मटेरियल्स की उसमें ये मसाइल क्रिएट करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी इंटेस्टाइन के अंदर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, और जो है अनट्रीटेड अगर हो तो डेथ भी हो सकती है, और वेरी अर्ली एज में एट द एज ऑफ 5 जो है इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है।
ये तो रिसेसिव ट्रेट्स हैं। अब डोमिनेंट जो हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लीथल डोमिनेंट अलील है वो क्योंकि डोमिनेंट होता है तो अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी होगा तो वो अपना असर दिखाएगा और वो जल्दी ही जो इंडिविजुअल है जिसमें ये वो मौजूद होगा उसे जो है अगर उसकी सिंगल कापी भी है तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो है ऐसा जो जीन है या लीथल जीन जो है वो फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। डोमिनेंट लीथल अलील के ट्रांसफ़र होने के लिए एक ही शर्त है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उसकी जो अलामात हैं वो ज़िंदगी में बाद में जाके ज़ाहिर हों, यानी पहली जो है वो इंडिविजुअल जो है पहले 20, 30, 35 साल तक नॉर्मल रहे ताकि वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज जो है उस तक पहुंच जाए और उसके बाद जो है उस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हों। तो इस केस में जो इंडिविजुअल है वो जब तक उसकी डेथ होगी या ये सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू होंगी तो वो डिफेक्टिव अलील जो है उसे पास कर चुका होगा। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं एकोंड्रोप्लेशिया की, जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं है। ये डवार्फिज़म की एक किस्म है जिसमें कद जो होता है इंडिविजुअल का वो छोटा होता है और इसमें 25,000 में से एक इंडिविजुअल जो है उसमें ये बीमारी होती है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी फिनोटाइप जो है वो डवार्फ होती है। यानी इसमें अभी अगेन हम पॉलीडेक्टाइली की तरह देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 25,000 में से अगर एक इंडिविजुअल में बीमारी हो रही है तो इसका मतलब है 24,999 इंडिविजुअल के अंदर रिसेसिव जीन मौजूद है, जबकि जो डोमिनेंट अलील है वो सिर्फ 25,000 में से एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। दूसरी हमारे पास जो डिसीज़ है यहाँ पे वो है हंटिंगटन्स डिसीज़। इसमें ये क्या है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है इस उसकी तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है, इसमें उसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और ये भी जो है हमारे पास जो है एक लीथल डोमिनेंट अलील की वजह से ये होती है और उस अलील का इफ़ेक्ट जो है वो जल्दी ज़ाहिर नहीं होता। 35 या 45 साल की उम्र तक इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और ये पता नहीं चल सकता था पहले दौर में कि उसे कोई बीमारी है या नहीं है। अब हम उसके के लिए जो है मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे इंडिविजुअल के जो बच्चे होंगे जिसमें हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है वो मौजूद है तो उनमें 50% चांस है कि वो इस जीन को क्या करेंगे या इस बीमारी को विरासत में वसूल करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बीमारी जो है ये 10,000 लोगों में से एक इंसान के अंदर पाई जाती है। अगेन हम देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिसेसिव अलील की निस्बत बहुत कम है। हंटिंगटन्स अलील जो है इसकी सर्च शुरू की गई, पहले इसके लिए कोई डायग्नोसिस के लिए तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। सिर्फ जब सिम्टम्स ज़ाहिर होती थी तो तभी पता चलता था कि इंडिविजुअल जो है उसे हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक फैमिली जो है जिसमें ये बीमारी वसी पैमाने पे थी उनका जेनेटिक एनालिसिस किया तो हमें ये इसका जो जीन है वो मिला। क्रोमोसोम 4 जो है उसकी टिप जो होती है उसका किनारा जो है उसके पास ये मौजूद होता है और इस जीन को सीक्वेंस भी कर लिया गया 1993 में। तो अब डिफरेंट टेस्ट्स के ज़रिए हम इस बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं।